सो हेलो, वेलकम बैक टू अगेन स्टूडेंट्स। और आई थिंक आप लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। और साथ ही साथ आप जो है जो मोशन वगैरह के चैप्टर चल रहे हैं, बाकी जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो चल ही रहा है, बाकी जो अदर लेक्चर चल रहे होंगे उसको भी देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो जो है थोड़ा सा अपने साथ जो है वो कर रहे हो, नाइंसाफ़ी कर रहे हो अपने साथ, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लेक्चर देखो, सिंपल सी बात है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप किसी का भी लेक्चर देखो, किसी का भी कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन एक मतलब प्रॉपर शेड्यूल मतलब आप बना के चलो, समझ रहे हो। एक आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के चलो ताकि आपको जो चीजें होती है ना वो कैप्चर हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि आपका 11th है, ठीक, 11th का चल रहा है और 12th उसके बाद करोगे, उसके बाद आप कंपटीशन लाइन में जाओगे तो वहां जो है ना कंपटीशन में आपको बहुत भीड़ मिलती है। तो वहां पे अभी क्या है कि आप 45-46 बच्चों, मुश्किल से मान लो आपके 11th में अप्रॉक्स 50 से 60 बच्चे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 60 बच्चे अगर होंगे तो उस 60 के बीच में अभी तुम कॉम्पिटिट कर रहे हो। अब जो है 11 से जब 12th में जाओगे, 12 से जो है जेई वगैरह की तरफ जाओगे तो उसमें लाखों बच्चा आता है हर साल, है ना। चाहे नीट में जाओ, चाहे किसी फील्ड में आप जा रहे हो तो उसमें लाखों बच्चों का कंपटीशन होता है। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलो। मुझे कोई ये नहीं कहना है कि मेरा ही लेक्चर देखो या कहीं भी आप देखो जो है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर बना के चलो, तभी जो है जीवन में कुछ होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा, समझ रहे हो। आज का जो लेक्चर होगा हमारा जो है 9th लेक्चर होगा। इसके पहले मैं इसके वेलोसिटी का लेक्चर कर चुका हूं, आई होप आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो आज का जो 9th लेक्चर होगा ये टोटली आपका जो है केपलर्स लॉ पे होगा। केपलर्स साहब जो है हमारे फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान है। जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप जो है आपका चलेगा जब मैकेनिक्स का चैप्टर, उसमें आपके न्यूटन्स लॉ जो होंगे उसी हिसाब से आपको जो है केपलर्स लॉ चलता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन में बेसिकली आपका केपलर्स लॉ होता है, ठीक। अच्छा, मोशन की बात करें तो मोशन आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो है जो आपका मोशन चल रहा है। मोशन बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव होता है, समझ रहे हो। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपका एक बॉडी अगर मोशन कर रहा है, जैसे ये मार्कर है, ठीक। अगर ये मार्कर जो है मोशन कर रहा है, ये रेस्ट पे है मान लो, तो ये अगर दोनों आपके मोशन में आ गए तो एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन हो रहा है, समझ रहे हो, एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन हो रहा है। अदरवाइज हम मोशन को कंसीडर ही नहीं कर सकते, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि आपका जो मोशन होता है वो ऑलवेज रिलेटिव होता है, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। जैसे आप जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हो, मोशन अगर आप बात करो सिंपल, तो मोशन क्या होता है बेसिकली, कोई बॉडी अगर आपकी जो है रेस्ट में ना हो, वो चल रही हो, जैसे ये मार्कर है आपका, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसको कंसीडर कर लिया जाता है। ये देखो मैंने लास्ट में जो लाइन बोली, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखते हो, तो ये मत लिखना जो है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखना, एग्जाम वगैरह में तो आप जो है प्रॉपर जो पूरा जो है फुल डेफिनेशन होती है उसको लिखना है, समझ रहे हो। तो शॉर्टकट वहां पे ना मानना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो आपका कोई बॉडी अगर मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका कंसीडर कर लिया जाता है, वो आपका जो है बॉडी अगर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपका कंसीडर कर लिया जाता है कि वो एक बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक। अच्छा, मोशन की बात हो गई। अगर हम बात करें कि अपने एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली जो केपलर्स लॉ है आपके जो है एस्ट्रोनॉमी पे ही बेस्ड है। एस्ट्रोनॉमी आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हो तो वहां पे आपका जो है केपलर्स लॉ जो है एप्लीकेबल है, समझ रहे हो। बेसिकली ये जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम के लिए ही ये केपलर्स लॉ, केपलर सर ने हमें मतलब कि 3 लॉ मतलब प्रोवाइड किए थे, ठीक। फर्स्ट लॉ था जो है आपका जो है कि फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि अभी फर्स्ट लॉ में बताता हूँ क्या होता है। फर्स्ट लॉ दिए थे, थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक। अच्छा, सेकंड लॉ में मतलब कि अलग ओपिनियन था उनका, फर्स्ट लॉ में अलग ओपिनियन था, थर्ड लॉ में भी अलग ओपिनियन था, ठीक। अब धीरे धीरे अब ये समझ जाओगे क्या है। देखो, सेकंड लॉ को ऑफ आप जो है लॉ ऑफ एरिया भी बोल सकते हो और उसको लॉ ऑफ पीरियड बोल सकते हो, किसको, थर्ड लॉ को, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, तो यहां पे आप डालिएगा कि केपलर्स लॉ, हेडिंग आपकी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा आज लिखने का कोशिश करेंगे, केपलर्स, केपलर्स लॉ, समझ रहे हो, इतना फील के साथ नहीं बोलना है, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है।
तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपका जो है क्लासिकल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के दुनिया में फील्ड में आपका जो है ये केपलर्स लॉ जो है 101% आपका क्या है, वैलिड है। समझ रहे हो, इसका आपका जो है 101% आप वैलिड है। अच्छा, जैसे कि अब बात करें कि ये साइंटिस्ट जो थे केपलर सर हमारे, इनका पूरा नाम क्या था, जोनास केपलर्स। समझ रहे हो, जोनास केपलर्स ये एक जो है जर्मन साइंटिस्ट थे, या आप बोल सकते हो जर्मन फिजिसिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ये लॉ के लिए जो है, और कई सारे दुनिया में कई सारे ऐसे मतलब कि इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्होंने काम किया है। ठीक, अच्छा, ये फर्स्ट लॉ जो आपका होता है, जो फर्स्ट लॉ होता है केपलर्स का, जो फर्स्ट लॉ होता है, इसमें इन्होंने बोला था कि जो सन होता है हमारा, जो सन होता है हमारा, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, दे ऑल आर अराउंड ओवर द सन। ठीक है, सन के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। ठीक है, जैसे ये मान लो सन है, ठीक, जैसे ये मान लो आपका ये सन है, ठीक, ये कुछ इस टाइप से, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, बेसिकली जो ऑर्बिट होता है वो आपका इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इक्लिप्स के बारे में बताऊंगा। इक्लिप्स बेसिकली होता क्या, उसकी इक्वेशन क्या होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब आपको अप्रोच बता दूंगा जहां से आप जो है इक्लिप्स के बारे में पता कर सकते हो मतलब क्या चीज है एक, है ना। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलिप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो भैया माफ कर देना। इलिप्स बेसिकली होता क्या है, इलिप्स बेसिकली होता है, इट इज 2D स्ट्रक्चर, यानी हम इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम देखो बोर्ड पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जितने भी प्लेन सरफेस होते हैं, जितने भी प्लेन सरफेस पे हम लोग चीजें ड्रॉ करते हैं, वो 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो इट इज 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल फिगर बोल सकते हो इसको, स्ट्रक्चर ना बोलो, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक, ठीक, और इसेंट्रिसिटी की बात की जाती है। इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है आपका, इसेंट्रिसिटी मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, जैसे ये आपका एक समझ लो ऐसा सर्कल है। ठीक, इस सर्कल को मैं इतना मतलब पुश कर दूं, जैसे ये आपका जो है पुश करने के बाद ये देख रहे एक चपटा टाइप का बनना है, मतलब कि ये आपका जो है मतलब कि इसके ऊपर जैसे लग रहा है प्रेशर लगाया गया है, समझ रहे हो, प्रेशर लगा के इसको जो है इस शेप में ला दिया गया है। तो आपका ये कैसा शेप होता है, एलिप्टिकल शेप होता है, समझ रहे हो, इलिप्टिकल शेप होता है। तो इलिप्टिकल शेप होता है तो इसीलिए इलिप्स को क्या बोला जाता है, 2D फिगर होता है। और जो इसकी इलिप्टिकल पाथ जो होता है, ऑर्बिट की जो इलिप्टिकल पाथ होती है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी आती है वो कहां से कहां में लाई करती है, जैसे आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। ठीक, इसेंट्रिसिटी आपकी होती है ये आपकी बेसिकली इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक, अच्छा, मैं थोड़ा सा और आइडिया दूंगा कि इसेंट्रिसिटी आपको कैसे निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसेंट्रिसिटी आपका सिंपल, आपका फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इलिप्स का, ये कुछ इस टाइप से इलिप्स होती है। ठीक, ये ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट जो हम लोग इस यूज करते हैं, अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखते हो या लॉ आप प्रॉपर तरीके से आप लिखते हो, और अगर वहां पे जो है आप इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं लिखते हो तो आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है आपको फर्स्ट लॉ में लिखना है। ठीक है, तो जो आपकी ये होती है, जो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इसमें ए क्या है, सी क्या है, ई तो आपको पता है इसेंट्रिसिटी है, सी हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ, है ना। सबसे पहले मैं लॉ बताने से पहले इसेंट्रिसिटी आपको क्लियर कर दूं, इलिप्स क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, सारी चीजें ये क्लियर रहेंगी तो आपको लॉ जो है आपको ऑलरेडी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये सी हमारा क्या होता है, ये फोकल लेंथ से हम बोलते हैं। सी हमारा क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे, फोकल लेंथ क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सारी चीजें हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है ये आप ए बोल देते हो, विच इज मेजर एक्सिस, और ये होता है आपका बी विच इज माइनर एक्सिस। मेजर क्यों है भाई, मेजर में आपका एरिया देखो यहाँ पे ज्यादा कवर कर रहा है। आप जाहिर सी बात देखो, यहां से लेके ये पॉइंट अगर ओ बोल दो और ये कैपिटल ए बोल दो, ये कैपिटल बी बोल दो, ये आप कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, सो द पॉइंट फ्रॉम ओ टू ए दैट इज स्मॉल ए, इट इज मेजर एक्सिस,
ना। मेजर एक्सिस का मतलब ही होता है कि आपका जो एरिया है आपका बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, तो मेजर एक्सिस ये होता है। और ये वाला पॉइंट जो होता है यानी बी पॉइंट होता है माइनर एक्सिस। तो यहां पे आप लिखेंगे ए क्या होता है आपका मेजर एक्सिस एंड बी क्या होता है आपका माइनर एक्सिस। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद लॉ पे चलते हैं। ठीक, ये माइनर एक्सिस होता है। ठीक, ओके। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला निकलता है। जो हमारा फोकल लेंथ होता है ये क्या होता है माइनर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस। इसको मैंने लिखा ही नहीं भैया, भूल गए, समझ रहे हो। तो ये सी अपॉन ए होता है, एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का। अच्छा, इक्वेशन पे जाए तो इक्वेशन इसकी क्या होती है, इक्वेशन आपकी, इक्वेशन ऑफ, सारी चीजें मैंने बता दी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं बताई। वाह, आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा पागल टीचर है। चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, आप मेरी वीडियो जो है 2x पे भी देख सकते हो, क्योंकि मेरी स्पीड जो है पढ़ाने की बहुत ही स्लो है, बहुत ही ज्यादा। बचपन से ही मैं बहुत ढीला बच्चा रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2x पे मेरी जो है अगर देखते हो तो देख लेना, 2x पे समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, ओके। तो जैसे ये आपकी इक्वेशन होती है एलिप्स की, अगर ये पॉइंट आपका जो है, अगर एक छोटा सा देखो यहाँ पे एजम्पशन अगर हम लोग लेते हैं, जैसे ए कॉमा बी है आपका पॉइंट जो है, अगर इसको हम ओरिजिन से बोल ले पास हो रहा है, यानी इस टाइप से ये पॉइंट आपकी ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, यानी टच आपका जो है इलिप्स ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी ए बी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो सॉरी एक्स वाई से पास हो रहा है, एक्स वाई से जो पॉइंट पास हो रहा है वो आपका ओरिजिन है। मान लो वो आपका ओरिजिन एक्स कॉमा वाई आपका क्या है ओरिजिन, तो यहां से क्या हो जाता है ये जीरो हो जाता है। ठीक, या आप अगर बोल दो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। सिंपल है कि ये आपका जो है सर्कल बन जाएगा। ठीक, ये आपका सर्कल बन जाता है। अच्छा, यहां से फोकल लेंथ जो हम लोग निकालते हैं, देखो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, जो फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं सी किसके बराबर होता है, तो सी आपका जो है क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी फोकल लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, आपका मेजर एक्सिस के स्क्वायर और माइनर एक्सिस के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है फोकल लेंथ आपका। बेसिकली फोकल लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर। ओके, ठीक, यहां तक समझ में आता है, यहां तक समझ में आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा कि यहां पे हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है हमारा, फोकल लेंथ होता है हमारा जो है कि जैसे इसको मैं अभी और सॉल्व करूंगा आगे, तो फोकल लेंथ देखो हमारा कैसे निकलेगा यहाँ से। फोकल लेंथ अगर आप और अच्छे तरीके से सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो सी, अगर मैं सी से रूट हटा दूं तो ये बन जाता है हमारा कुछ इस टाइप से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या करो कि नीचे जो है डिनोमिनेटर आप जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक, अच्छा कुछ गलती हो रही, कुछ गलती हो रही, ना 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 ना, चलो ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले में देखो इसको मॉडिफाई करूंगा इसके टर्म में। जैसे ई बराबर हमने लिखा है यहाँ पे सी अपॉन ए। ठीक, ये फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी का। तो यहां से सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखो। तो सी की वैल्यू जो हमारी होगी ये क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, अपॉन ए। अच्छा, ये पूरा रूट हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी यहां से फिर क्या आएगी, अगर ये पूरा रूट आपका ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर सॉरी 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विद अंडर रूट साइन। मुझे लग रहा होगा कि ये लहर की तरह ऐसे भाग रही होगी, मुझे एक बात देखना पड़ेगा। हाँ भैया वाह, बहुत अच्छा, हमारी राइटिंग है बहुत तगड़ी। तो यहां से जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है आपकी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होती है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये होती है इसेंट्रिसिटी आपकी, कि इसेंट्रिसिटी जैसे अगर कोई पूछे तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चीजें मतलब क्लैरिफाई कर दिया हूं कि इसेंट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ।
अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ हम देखो स्टेटमेंट पूरा पूरा आपको लिखा देते हैं, क्योंकि मैं बता तो दूंगा, जो है आपको लिखने में मेरा टाइम बड़ा चला जाता है, समझ रहे हो। मेरी राइटिंग तो माशा अल्लाह ही है और दूसरी चीज मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, अपनी हैबिट में सुधार लाऊंगा एक समय के बाद, देखो कब आता है। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकाई। यानी आपका जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड आपका रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और उनका जो फोकाई होता है कि सिंपल एक फोकाई पे वो स्टिक होते हैं ना, विद वन फोकाई, एक ही फोकाई पे वो जो है सन के क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे आपके जो है प्लैनेट सारे चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूँ, तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइन खींचते हो, लाइन भी देख रहे हो टेढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से ये फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ठीक। ये आपका सन है, ये आपका सन है, ये पॉइंट आप जो है एस मान लो, ये पॉइंट आप मान लो एस। ये बेसिकली जो है, ये जो लाइन है ये आपकी जो है ओरिजिन से पास होती है। ये थोड़ा सा सन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, तो इस चक्कर में ये लाइन आपकी जो है थोड़ा इधर हो गई है, तो आप इसको मतलब कि ओरिजिन से पास करा सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, तो ये वाई ले लो, ये एक्स ले लो, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको क्लियर होगा, इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी, ठीक है, इतना तो बेसिक आता होगा, ठीक। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट अगर एस है, अगर इस पॉइंट को हम पी मान लें और इसको पी मान लें, इसको पी डैश मान लो, ठीक। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट आप बी मान लो, ये आपका जो है सी हो गया। तो ये जो आपका होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है आपका 2b। बी क्या है आपका, मैंने यहाँ पे बताया माइनर एक्सिस है, बी क्या है आपका माइनर एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है, थोड़ा सा इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे ये अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मैंने बताया क्या था कि ये वाला जो एक्सिस होगा ये मेजर होगा, यहाँ पे ए हो गया। भाई मेजर का सिंपल मतलब क्या हो गया, मेजर का सिंपल मतलब होगा कि जो आपका एरिया ज्यादा कवर कर रहा हो, सिंपल बात है। तो यहाँ पे ए एरिया ज्यादा कवर कर रहा था, यहाँ पे बी एरिया ज्यादा कवर कर रहा था, तो जो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, आपका एरिया ज्यादा स्वेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाली एक्सिस क्या हो जाती है, मेजर एक्सिस, ठीक, मेजर एक्सिस। और यहाँ पे ये वाली एक्सिस आपकी क्या हो जाती है, माइनर एक्सिस, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे यहां से क्या होता है कि द प्लैनेट, लिखिएगा द प्लैनेट, इसको जल्दी से खत्म करना है, 1 घंटे का लेक्चर नहीं होना चाहिए। द प्लैनेट मूव्स, क्या करते हैं, चलते हैं, मूव्स अराउंड, मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, सन मूव्स अराउंड द सन in elliptical orbit, elliptical orbit, elliptical orbit with the sun at one of its foci। फोकाई मतलब आपका क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, फोकाई मतलब आपका फोकस, ठीक, फोकस, फोकस होता है। यानी ये आपका जो सन होगा ये एक ही फोकस इसका होगा, याद रखना। यानी सन के, सॉरी सन का बोल रहा हूं, जो प्लैनेट्स आपके जो सन के अराउंड आपका रिवॉल्व कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, उनका एक ही फोकस होगा, ठीक है, एक ही फोकस होगा। अच्छा कुछ डेटा जो है यहाँ पे और लिख लो, कुछ डेटा आप यहाँ पे और लिख लो, थोड़ा आपको मतलब कि ये क्लैरिटी हो जाएगी कि और चीजें इसमें क्या होती है, बस ये डेफिनेशन तक नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया कि द पॉइंट एट विच अ प्लैनेट क्लोज टू द सन इज नोन एज पेरीफिलोन, पेरीहेलियन है, ठीक है, जो भी हो द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन, यानी ऐसा पॉइंट बोल रहा है, ऐसा पॉइंट जो सन के क्लोज हो, वो क्या होता है आपका पेरीहेलियन होता है। यानी आपका ये पॉइंट अगर देखो, ये पॉइंट अगर देखो, बेसिकली ये डायग्राम तो आपका जो है गलत बन गया है,
क्योंकि ये मेजर ये आपकी एक्सिस यहाँ से आती तो तब ज़्यादा अच्छा लगता। फिलहाल अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हो तो अगर आप एज्यूम करो कि यहाँ से ये P पॉइंट से सन आपका पास रहेगा कि इस पॉइंट से, भाई जाहिर सी बात है इस पॉइंट से, क्योंकि P वाला पॉइंट आपका क्या है, दूर है। यानी जो दूर होगा, यानी बोल रहा है कि द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इज नोन एज, यानी ऐसा पॉइंट जो क्लोज सन के क्लोज होगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, पेरीहीलियन। यानी P पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, B पॉइंट अगर आपका देखोगे तो B पॉइंट आपका क्या होगा, सन के क्लोज है, सन के पास है भाई। तो सन के पास अगर है तो वहां से आप बोल सकते हो कि B पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पेरीहीलियन, विच इज यहां से डिस्टेंस अगर देखोगे तो यहां पेरीहीलियन इस पॉइंट को आप बोल सकते हो, मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं यहां पे, पेरीहीलियन। ये इसकी जो दूरी होती है, ये आपकी ये डिस्टेंस जो होती है, ये अबाउट, इसको भी मैं लिख देता हूं डेटा, ये आपकी दूरी जो होती है अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, यानी इतनी दूरी पे ये आपका जो है ये पेरीहीलियन एग्जिस्ट करता है। और जो एट द पॉइंट, एक लाइन और बोल रहा है, एट द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज फार्दर फ्रॉम द सन, यानी सन से आपकी जो पॉइंट दूरी पे है, यानी ये पॉइंट अगर आप देखो तो सबसे दूरी पे है, और ये पॉइंट भी अगर आप देखोगे तो सबसे दूरी पे है, तो ये पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरॉन, ठीक है। एट विच पॉइंट, एफिलियन बोलते हैं, एफिलियन, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एफिलियन। जो पॉइंट आपका दूरी पे है उसको हम क्या बोल देते हैं, एफिलियन, यानी फार्दर पॉइंट इसे बोल देते हैं। यानी फार्दर मतलब क्या होता है, दूर। फार्देस्ट मतलब क्या होता है, दूर भाई, सिंपल सी बात है। फार्दर मतलब दूर, फार्देस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं एफिलियन। और इसकी जो दूरी होती है सन से, वो कितनी दूरी होती है आपकी, 150 मिलियन किलोमीटर, समझ रहे हो, इससे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, 47 है 48 49 50, 3 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी 150 अबाउट, इसकी दूरी जो है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक, ये होता है। तो ये सारा मतलब कि फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि सिंपल सा आपका क्या है कि कोई भी प्लेनेट है आपका जो है सन के अराउंड अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फोकाई होगा, वन एंड ओनली वन फोकाई, ठीक। और इसमें कुछ डेटा जो था वो मैंने लिखवा दिया। जो आपका जो है पेरिफेरियन होता है वो सन के क्या होता है, सन से कम डिस्टेंस पे जो आपका पॉइंट है, सन के मतलब कि नियरेस्ट पॉइंट जो होता है आपका जो है पेरिफेरियन होता है। एंड द पॉइंट एट विच the farthest point which is about 150 kilometer is called the farthest point, that is aphelion, and the nearest point from the point to the sun is known as perihelion, which is about 147 kilometer per 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, ठीक ठीक। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। अब हम लोग जो है सेकंड लॉ की थोड़ा बात करेंगे। तो सेकंड लॉ में ये आपको सेकंड लॉ की बात बताता हूं। सेकंड लॉ आपका बेसिकली क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ, ये डी बन गया है, ये एल होगा आपका, ठीक। सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लेनेटरी मोशन। भाई केपलर साहब अपने जो थे वो प्लेनेट की दुनिया में छा गए थे। और एक साइंटिस्ट हमारे एक सर और आते हैं, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। वो भी काफ़ी मतलब चर्चित हैं इस फील्ड में। समटाइम्स इनका जो है, आप जब बड़ी रिसर्च पे स्टडी करोगे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में आप जाते हो तो इनका नाम बहुत चलेगा आपको। इनका नाम आपको बहुत जगह सुनने में, इनके मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में, और आपके साथ ही साथ जो है ग्रेविटेशन हो गया, और जितने भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी तो अलग चीज़ हो गई, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा नाम चलता है, ठीक। मतलब इनके कई सारे लॉज में, थ्योरम्स में इनके बहुत बड़ा मतलब कि योगदान है, एक तरह से बोल सकते हो, एक इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लेनेटरी मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक और नाम से हम लोग जानते हैं, द लॉ ऑफ पीरियड, ठीक, सॉरी, लॉ ऑफ एरिया। इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं, द लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब ये बेसिकली लॉ जो होता है, इसमें बोला क्या जाता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन
यानी जो रेडियस वेक्टर होता है आपका, जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं सन से, वो क्या होता है कि स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको थोड़ा सा समझना, अब इसको थोड़ा सा मैं समझना, देखो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ ये चीज। मेरे को भी, मैं जब पढ़ता था तो ये मेरे को समझ में नहीं आता था, ठीक है। यानी आप जो देख रहे हो ये सन, ठीक, बोल रहा है कि जब जो रेडियस वेक्टर है आपकी यहां से है, अगर आप यहाँ, ये थोड़ा डायग्राम ही अजीब तरीके से बन गया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा। मान लो ये आपका ऑर्बिट है, ठीक, यहाँ पे कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा है और यहाँ पे आपका सन है इस टाइप से, ठीक, ये आपका सन है और ये आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, इसको आप ऐसे रफ कर लेना, ये इमेजिनरी लाइन होगा, ये आपका सन है, ठीक, ये हमारे सूरज है, ठीक है, सूर्य देवता ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स विच इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये आप बोल सकते हो कि ये वाई डैश हो जाएगा, इसका मिरर इमेज एक्स डैश हो जाएगा, ठीक, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज 0,0। ओके, तो ये आपका जो सन है, मैंने सेकंड लॉ आपका बेसिकली होता क्या है कि देखो इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा ये, ठीक। अब सन की बात अगर हम लोग करते हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे और चीजें क्लियर करने के लिए पॉइंट एज्यूम कर लो, ये पे ए बोल दो, इसे बी बोल दो, ठीक, और इसे ओ पॉइंट बोल दो, कैपिटल ओ, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां से क्या होता है कि जो ये आपका ये डिस्टेंस है, ये इसको हम आर बोल दो, यानी ये डिस्टेंस भी आप आर बोल दो एक समय के लिए। ये तो हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस जो है आपका 2b आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका क्या है माइनर एक्सिस, ये सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली रेडियस की बात कर रहे हैं कि रेडियस जो वेक्टर होता है आपका, द रेडियस वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट इज स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर बोलना, ये आपका लॉ क्या बोलता है कि जितना हम लोग जो है रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द प्लैनेट, यानी सन से जो प्लैनेट की जो दूरी है, वो क्या करता है कि जो मतलब कि प्लैनेट होता है वो स्वीप्स, यानी कि एरिया को स्वेप्ट करता है, यानी निकालता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपका 2 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 4 सेकंड में निकालना, ना ऐसा कुछ नहीं। इक्वल एरिया स्वेप्ट बाय सॉरी आपका जो प्लैनेट होता है वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा विद इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल एरिया स्वेप्ट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही आपका जो है सेकंड लॉ है, विच इज बेसिकली लॉ ऑफ एरिया भी से हम लोग बोल सकते हैं ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द रेडियस वेक्टर, द रेडियस वेक्टर। अब देखो वेक्टर की हम लोग इस बात कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो है प्लैनेट का जो रेवोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो रेवोल्यूशन ही एक तरह से, क्योंकि चक्कर लगा रहा है इसके सन के, तो आपका रेवोल्यूशन हो रहा है तो हर दिशा में हो रहा है, हर मतलब कि हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन की वजह से हम लोग जो है रेडियस वेक्टर बोल देते हैं ना, जिसे आप आर इससे भी शो करते हो, आर वेक्टर से, इस टाइप से, ठीक। अच्छा, रेड मार्कर मैं यूज कर लूं, ठीक। क्या है, द रेडियस वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट आपका जो रेडियस वेक्टर होगा प्लैनेट का, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट, यानी ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट होगा यहाँ पे, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट, फ्रॉम द प्लैनेट, ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट स्वीप्स आउट, स्वीप्स आउट यानी एरिया को स्वेप्ट करता है, स्वीप्स आउट, स्वीप्स आउट, द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, इक्वल, स्वीप्स आउट इक्वल द, हाँ ठीक है, इक्वल एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही आपका जो है सेकंड लॉ कहता है, ठीक। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक।
यानी जो आपका प्लैनेट होता है वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ये बोला जाता है इसमें कि सेकंड लॉ में कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये आपका जो रोटेशनल के केस में, अभी रोटेशन तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, काइनेमेटिक्स ही चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपका एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ठीक है, जीवन में सबसे ज्यादा दुख का समय कब होता है? जब आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो और बीच में कुछ ना कुछ 3-5 हो जाता है। अब जैसे ये यहाँ तक मैंने यहाँ सारी चीजें बता दी, अब वो अगले वीडियो में कट गया, मतलब कि इतना ज्यादा मेरे को मूड खराब हो जाता है कि एक तो लेक्चर बना, ऊपर से जो है बीच में कट जाता है, पता नहीं क्यों, क्या सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ तक देखो मैं बता ही चुका हूँ पीछे, यहाँ ये पॉइंट मैं लिख चुका था, तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि एट एनी पॉइंट द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी किसी भी एक पॉइंट पे आप बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप बात करो तो वहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू एल इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये आर मिनिमम, आर, ये सब देखो सारी चीजें मैं बता चुका था, फिर से बताना पड़ रहा है, ठीक है। आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम क्या होता है? 2b, विच इज b इज माइनर एक्सिस एंड लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसको समझो थोड़ा सा। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ बताया था कि पेरिफिलियन और एफिलियन के बारे में। पेरिफिलियन बिकॉज अब ये पेरिफिलियन जो आपका होता है, ये पेरिफिलियन क्या होता है आपका? सिंपल, जो आपका प्लेनेट और अर्थ से बीच की अगर डिस्टेंस पास है, यानी जो नियरेस्ट पॉइंट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन इज नियरेस्ट, तो उस पॉइंट को हम लोग पेरिफिलियन बोल देते हैं। और जो आपका फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, यानी प्लेनेट आपका कुछ यहाँ पे आ गया इस टाइप से, मान लो ये प्लेनेट कुछ यहाँ पे आ गया इस टाइप से, मान लो ये इसको इस टाइप सैटर्न बना दिए, तो यहाँ से ये पॉइंट की दूरी, ये सन से प्लेनेट की दूरी बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो ये आपका क्या हो जाता है? एफिलियन, ठीक है, विच इज अबाउट, यहाँ पे मैंने बता ही दिया था, एफिलियन जो डिस्टेंस होती है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर होती है, और यहाँ से आप देखोगे तो पेरिफिलियन की अबाउट 147 या 148 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक। तो इसलिए इसका बोला गया है कि जो ये आपकी आर मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये मिनिमम यानी कम से कम दूरी पे है, तो ये पॉइंट पेरिफिलियन हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ पेरिफिलियन रेडियस वेक्टर, मिनिमम रेडियस वेक्टर प्लस मैक्सिमम रेडियस वेक्टर का जो सम होता है वो 2b, यानी 2 आपका b क्या है? जो है माइनर एक्सिस है, इनटू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ये एक फॉर्मूला यहां से निकलता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो लॉ ऑफ एरिया है, तो लॉ ऑफ एरिया, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एरिया द एरियल वेलोसिटी यानी डीए बाई डी क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। एट अ पॉइंट डीए बाई डी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक। या इसी को हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये जो डीए बाई डी होता है, ये डीए बाई जो डी होता है, ये आपको किसके बराबर आता है? एल अपॉन 2m। एल बेसिकली क्या होता है आपका? एंगुलर मोमेंटम, और 2 आपका कांस्टेंट है, m क्या है? मास ऑफ प्लेनेट है, ठीक, मास ऑफ प्लेनेट है। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करो। तो मैं आगे चलता हूँ, इसका जो है डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला डेराइव कहाँ से हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे, विच इज बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करो भैया, थोड़ा सा इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले होगा। अब आगे मैं चलता हूं, जो है सेकंड लॉ का जो आपका डेरिवेशन होता है, बेसिकली ये डी बाई डी टी जो एरियल वेलोसिटी होता है, विच इज इक्वल टू द एल बाई 2m, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ये कहाँ से आया, ठीक है। इसका मतलब कि डेरिवेशन हम लोग करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। ओके, चलो, इसके पहले आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे, बस, बट इतना डीपली नहीं पढ़े होंगे कि एल बाई 2m कहाँ से आया, क्या है ना, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो आज के लेक्चर में इसीलिए आप लोग यहाँ आए हो, इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। एक बार तो जेई में, मतलब जब मैं अटेम्प्ट देने गया था, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया था कि एरियल वेलोसिटी जो होती है आपकी, जो कांस्टेंट होती है, वो किसके बराबर आती है? एल बाई 2m। उसमें ऑप्शन दिया था एल बाई एम, एल बाई 3m, m बाई एल 2l, इस टाइप से दिया था। तो एल बाई 2m मैंने ऑप्शन टिक कर दिया था। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट रिजल्ट वहां देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अच्छा, हमारा जो है सेकंड लॉ चल रहा था, ठीक, सेकंड लॉ। तो डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, डेरिवेशन
सेकेंड लॉ बेसिकली चल रहा था, सेकेंड लॉ, इसी को स्लैश लगा के हम लोग क्या बोल देते, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक, ये हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट देखो, पॉइंट पकड़ना। पहला पॉइंट हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी एट अ पॉइंट, आप बोल सकते हो यहां पे किसी भी पॉइंट पे आपका एट अ पॉइंट एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, जैसे ये आपका, ये कोई मान लो ऑर्बिट है, ये इस टाइप से दिख रहा है, ये आपका कोई ऑर्बिट है, और ये आपका जो है इमेजिनरी एक्सिस है, यानी ये आपका वर्टिकल एक्सिस है विच इज वाई एक्सिस, एंड ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा, ये आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है मैंने बता ही दिया। जो मेजर एक्सिस आपका जो एरिया ज्यादा कवर्ड कर रहा है, जो एक्सिस आपका एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो आपका मेजर एक्सिस हो जाता है, एंड दोज एक्सिस विच आर ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया दैट इज माइनर एक्सिस। यानी आप ये बोल सकते हो कि मेजर एक्सिस, ये आपका 2b से बोल दो, ये आपका बोल दो 2a, ये वाली एक्सिस है ना, तो ये 2a हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एंड इसको हम लोग बोलते थे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक, यहां पे मान लो आपका, यहां पे मान लो आपका सन है, यहां पे क्या है आपका सन। ठीक, अब यहां पे जैसे मान लो आपका सन है, और आपका इस ऑर्बिट पे, यानी ये ऑर्बिट जो है आपका, इस ऑर्बिट पे आपका कोई प्लेनेट अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, आपका इस ऑर्बिट पे अगर कोई चक्कर लगा रहा है प्लेनेट, ठीक, तो यहां से आप बोलोगे कि ये पॉइंट पे अगर आपका जो कोई प्लेनेट है, मान लो इस पॉइंट पे आ गया, तो ये पॉइंट तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। बट यहीं पे अगर मैं बोल दूं ये प्लेनेट आपका यहां चला है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, काफी दूरी हो जाएगा सन से। तो जो मैंने मिनिमम डिस्टेंस बताई उसको मैंने बताया क्या होता है, पेरीफेलियन, विच इज अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, यानी 147 मिलियन किलोमीटर दूरी पे होता है ये पॉइंट, जबकि ये करीब है इससे सन के। और ये क्या होता है, अप्रॉक्स 152 मिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत दूर है सन से। तो इस पॉइंट को हम लोग पेरिफेलियन बोल देते हैं, जो कि सन के पास है, और जो सन से दूरी है उसको एफिलियन बोल देते हैं ना। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, हम लोग यहां से देखो डेरिवेशन थोड़ा करते हैं, थोड़ा काहे करेंगे, पूरा करेंगे कि, ठीक है। ये मान लो आपका, देखो शुरुआती मेरे से बड़ी खराब होती है, देखो ये मान लो आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है कोई, और ये आपका सन है, ठीक। कुछ इस तरीके से डायग्राम में एक बार देख के बना दो सही से भैया, नहीं तो गलत बन जाता है मेरे से। डायग्राम कुछ आपका इस टाइप से बनेगा, ये पॉइंट आपका कुछ इस टाइप से जाएगा, यानी जो ये एरिया होता है, मैंने यही बताया था कि द रेडियस वेक्टर एट अ पॉइंट, यानी एक जो रेडियस वेक्टर होता है आपका, जो है कितना एरिया आपका प्लैनेट उस रेडियस वेक्टर को स्वेप्ट कर रहा है, स्वीप आउट कर रहा है, यानी उसको स्केप कर रहा है, निकाल रहा है, वही तो आपको जो है सेकंड लॉ बोलता है। तो ये आपका सन हो जाएगा, ये आपका सन हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे तो इस, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये एक थीटा एंगल बना रहा होगा भाई, ये ट्रायंगल बनना है एक तरह से, देखो तो ये थीटा एंगल बना रहा होगा। मैं इसको ब्लैक से बना देता हूं, ज्यादा सही बनेगा। देखो ये आपका पॉइंट जो होगा ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक। ये भी आपका थीटा एंगल बनाएगा। जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये वाला, ये जो इतना एरिया है, ये आपका क्या होगा, वो पढ़े हो क्या बोलते हैं उसे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी जो थीटा हमको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो आर्क जो होता है, यानी ये आर्क है ना, ये एक तरीके से आर्क है, ये थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा थीटा जो होता है, ये डेल्टा आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है,
समझ रहे हो, रेडियस बोल सकते हो, रेडियाई बोल सकते हो, अपने मन से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। रेडियाई हम लोग बेसिकली प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं, रेडियस आपका सिंगुलर होता है, ठीक। अब इंग्लिश का मैं क्लास नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप आर्क को क्या बोल दो, ये एल बोल दो, आर्क लेंथ होती है ना एल, तो इसको आप थीटा बोल दो, तो थीटा क्या हो जाता है एल इंटू आर। तो एल क्या हो जाता है यहाँ से आपका थीटा इंटू आर। अब इसको थोड़ा सा पकड़ना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मतलब इसको आप कैप्चर करने की कोशिश करना, बाकी मैं समझा रहा हूँ इसको। तो ये एल जो होगा आपका आपका थीटा इंटू आर हो जाता है, यहाँ से एल आपका क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। अब यहाँ पे क्यों हम की, क्योंकि हम जो है बहुत ही छोटे मतलब कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत ही माइनर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपका थीटा भी क्या होगा एकदम माइनर होगा, थीटा भी क्या होगा इसका माइनर होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो थीटा लेते हैं बहुत ही स्मॉल लेते हैं, ठीक। और ये डी आर नहीं होगा आपका, जो है सिंपल रेडियस होगा, आर इंटू दी थीटा होगा ना, आर इंटू दी थीटा, ठीक। अब यहां से आप देखो तो ओ ए बी जो ट्रेंगल आपका है, ओ ट्रेंगल ओ ए बी है ना, इसकी अगर इसका एरिया आप निकालने जाओगे, तो इसका एरिया जैसे निकालने जाओगे तो ये क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है बेस है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, है ना, बचपन से पढ़ते हो कि जो रेक्टेंगल होता है ये, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, आप अगर निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट आपका जो है 90 डिग्री तो एंगल बना रहा होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, एरिया इसका बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। इस पॉइंट को ओ ए बी मान लो, तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो आपका जो रेडियस होगा ये क्या हो जाएगा आर, यानी ये हाइट है भाई, हाइट है, ये रेडियस क्या है हाइट ही तो है। और यहां पे आप बोल सकते हो कि ये डी थीटा इंटू आर क्या है आपका बेस है, तो आर इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक। ये एरिया निकालना है, अभी इसको मतलब एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये आपका जो है ओ ए बी क्या है आपका एरिया, ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो यहां से आपका क्या आ जाता है ए इक्वल टू हाफ इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी थीटा, ठीक। अब ये डी थीटा है, ये ए है, तो हम लोग स्मॉल थीटा की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो स्मॉल एरिया की भी बात करेंगे, ठीक। तो ये डीए हो जाएगा, ये डीए हो जाएगा, ठीक। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जो है क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा डीए बाई डी टी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब आप जब पढ़ोगे वो क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन, तो थीटा क्या होता है, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में जब पढ़ते हैं थीटा वो डिस्प्लेसमेंट आप एस से शो करते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट आप एस से शो करते हो, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में डिस्प्लेसमेंट आप थीटा से शो करते हो ना, दोनों एक ही चीज होती है, बस रोटेशनल मोशन में सिंबल बदल जाता है। लीनियर मोमेंटम में आप P इक्वल टू एम बी लिखते हो, और यहाँ पे क्या लिखते हो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखते हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको डी थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा लेट कर लो, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी आपका क्या निकलता है, यहाँ से डी ए बाई डी टी आपका निकलता है हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब फिर से जो है एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूले पे जाओ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था एल बराबर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा था, कुछ याद आया, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो, यहां रख दो, तो यहां से आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी एल अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला ओमेगा की जगह पुट कर दो, तो ओमेगा की जगह जब पुट करोगे तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आर स्क्वायर जब कैंसिल हो गया तो ये डी ए बाई डी टी जो हो जाता है आपका हाफ ऑफ सॉरी एल, हाँ एल बाई टू एम, ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी एल अपॉन टू एम। यहां से हमारा जो है ये फाइनल रिजल्ट आता है, इसकी प्रूविंग होती है सेकंड लॉ की, ठीक। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सन के मैंने बताया कि जो सन के नियरेस्ट जो आपका प्लेनेट है वो आपका डिस्टेंस क्या होगा पेरिफिलियन होगा, जो फारदेस्ट है आपका डिस्टेंस वो आपका क्या होगा एफिलियन होगा। जो आपका सिंपल ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगी आप आर मिनिमम मान लो, और जो मैक्सिमम होगी आर मैक्सिमम मान लो,
और आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम की जो मीन वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ या 2a मेजर एक्सिस टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस, यानी दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक, और दोनों, और मैंने क्या बोला कि जब आप छोटे से पार्ट के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वहां पे डी थीटा ले लो, है ना। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी लोगे, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग जो है क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर जो चैप्टर आएगा आपका जो है लीनियर मोमेंटम, जैसे वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो तो यहाँ पे एंगुलर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ इंटू आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालो, एल बाई एल अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दो, तो डी ए बाई डी टी आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, एल बाई टू एम। ठीक, इतनी सी बात थी ये सेकेंड लॉ में। इसके बाद लास्ट लॉ जो आपका केपलर साहब का था वो है थर्ड लॉ। ठीक, तीसरा लॉ है ये जो है, ये तीन ही मेजर लॉ थे इनके जो है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके बाद जो है थर्ड लॉ की भी हम लोग प्रूविंग देखेंगे, फिर ये आपका जो है पूरा लेक्चर यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ेगा। तो इसको आप भैया नोट कर लो। तो बेसिकली आपका जो थर्ड लॉ है केपलर्स का वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, क्योंकि इसके वाले पहले वाले वीडियो में मैंने जब बनाया था तो बार बार कट हो जा रहा है। ठीक है, बनाने का मूड नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है, जो था जो है वो चलो ठीक है, उसकी बात ना करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा लॉ जो है आपका, तीसरा लॉ केपलर साहब का क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है तो आप लोग सही कर लियो, ये आपकी हो जाएगी PLANET, प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, लिख लेना स्क्वायर टाइम्स, हाँ सॉरी, स्क्वायर टाइम ऑफ द प्लैनेट। यानी यहां से आपका रिजल्ट जो आता है दैट इज आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका रिजल्ट आता है। अब ये प्रूविंग कहां से आई इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर भैया खत्म ही करते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रूफ इसका देख लो कि कहां आया। हमको प्रूफ क्या करना है, आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल, टी के प्रोपोर्शनल। ठीक, यहां से हमको ये प्रूविंग करनी है। ठीक, यहां से हमको ये प्रूविंग करनी है। अब छोटा सा एक डायग्राम बनाना, जैसे ये मान लो एक इलेप्टिकल पाथ है। ठीक, ये आपका जो है इलेप्टिकल पाथ है, और यहाँ पे मान लो आपका ये सन है, ये आपका मान लो सन है, यहाँ मान लो सन है इस टाइप से। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये भी आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। ये वाली एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी, है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें बार बार मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जो है ये सारी चीजें क्लियर रहें। ठीक है, इसे आप जो है वाई एक्सिस ले लो, इसे आप एक्स एक्सिस ले लो। ठीक, और ये इसका इमेज हो जाएगा। ये बात हुई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका जैसे ये आपका जो है, ये आपका एरिया जो होगा ये कुछ इस टाइप से, ये वाला एरिया जो होगा, मैंने अभी सेकंड लॉ में यही बताया था कि इक्वल एरिया जो है स्वेप्ट करता है, यानी स्वीप आउट करता है। इक्वल एरिया आपका जो स्वेप्ट करता है वो आपका जो है डीए बाई डी टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी आपका क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से हम देखेंगे कि जो आपका ये सोचो कि जो ये अर्थ ये आपका सन हो गया, मान लो ये आपका सन हो गया, और यहाँ पे आपका कोई प्लेनेट है, मान लो ये आपका प्लेनेट है। अच्छा, प्लेनेट यहीं तो रहने वाला नहीं है, प्लेनेट तो पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा इस टाइप से, चाहे क्लॉकवाइज लगाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो इस टाइप से मैंने बता दिया। ठीक, तो यहां से आप देखो कि ये जब इसका जो चक्कर लगा रहा है तो रोटेशन इसका जाहिर सी बात है रोटेशन हो रहा है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी है तो इसका जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, यानी प्लेनेट और सन के बीच के में जो आपका दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है भाई, ग्रेविटेशन ये चल रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता ही है, साथ ही साथ आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है आपका बेसिकली mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, यानी इसे आप fc भी बोल सकते हो। fc मतलब क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो, यहां से हेडिंग डाल देना टू प्रूफ। ठीक, तो fc जो हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और fg जो हो जाएगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ m अपॉन आर स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा।
अच्छा, दोनों फोर्सेस जो है आपके बैलेंस है। कैसे बैलेंस है भाई? दोनों फोर्सेस अगर आपके एक्ट नहीं करेंगे तो ये प्लैनेट जो है अपनी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट पे चला जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर दोनों फोर्स आपके जो है रिजल्टेंट बैलेंस नहीं होगा तो ये आपका जो प्लैनेट है या फिर सन है दूसरी ऑर्बिट पे चला जाएगा। इसके चक्कर लगाते लगाते कहीं मतलब अलग ही ऑर्बिट पे भाग जाएगा। तो ये आपके जो इक्वल हैं, तो फ्रॉम, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो फ्रॉम 1 and 2 यानी पहले और दूसरे को यूज करते हुए बोल सकते हैं हम कि Fc बराबर क्या हो जाएगा? Fg, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहां से आप वैल्यू रख दो, तो mv² r किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी किसके इक्वल होगा? Gmm/r²। ये m कैपिटल M क्या है? सन का मास है। ये स्मॉल m क्या है? प्लैनेट का मास है। तो यहां से m कैंसिल कर दो, यहां से r कैंसिल कर दो, तो यहां से v² की वैल्यू जो आ जाती है आपकी Gm/r। ठीक, Gm/r, v² की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक, ओके। अब यहां से देखो कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है आपका? ऑर्बिटल स्पीड ये होती है कि जो ऑर्बिट पे आपका जो प्लैनेट चक्कर लगा रहा है वो कितनी स्पीड से लगा रहा है, कितनी स्पीड से लगा रहा है, वही आपकी ऑर्बिटल स्पीड होती है। तो यहां से बोल सकते हो कि ऑर्बिटल स्पीड जो होगी कि वो किसके बराबर आती है, ये भी देख लो थोड़ा। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है यानी v से जिसे हम शो करते हैं 2πr/t। ठीक, जो इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr ही तो होगा। ये सर्कल तो नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन सर्कल को आप जो है जब आप, मैंने बताया कि उसके ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो या फिर उसको खींच दो किसी एक ऑब्जेक्ट को, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे रबर होता है, रबर वगैरह होता है, देखे होगे रबर बैंड टेंसाइल होता है ना, उसको आप जितना खींचो वो जो है एलिप्टिकल शेप ले लेता है। तो वैसे ही ये भी एलिप्टिकल शेप ले रहा है, तो उसका सरकमफेरेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। पहले तो वो सर्कल ही था, जब मैंने स्ट्रेच किया तब वो एलिप्स के फॉर्म में आया ना, तो उसका सरकमफेरेंस 2πr होगा। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो 2πr आपका क्या है? डिस्टेंस है अपॉन टाइम। तो ये आपकी जो होती है ऑर्बिटल स्पीड होती है। तो यहां से जो v² की वैल्यू आती है, देखो यहां से जो v² की वैल्यू आती है आपकी, v² की वैल्यू आपकी जो आती है यहां से जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां से देखो क्या आएगी, v² जब आप करोगे तो यहाँ पे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, तो यहां से आपका जो आएगा 4π² × r²/t²। समझ रहे हो भाई? स्क्वायर टाइम्स है ना स्क्वायर, v² बराबर Gm/r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v² जब इसका करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4π² × r²/t²। ठीक, तो यहां से इसको बोल सकते हो कि Gm/r किसके इक्वल है? 4π² × r²/t²। ठीक, अब देखो ये r को इधर मल्टीप्लाई कर दो और t को उधर भेज दो, तो t² किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सॉरी इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 4π², r² है, ये r और मल्टीप्लाई करोगे तो ये r³ हो जाएगा, और यहाँ पे t² था तो t² तो उधर चला गया, और Gm इधर ले आ लो, G × m ये ले आ लो। तो ओवरऑल ये आपका जो रिजल्ट निकलता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका हो गया t² किसके इक्वल है? 4π² × r³/G × m। अब यहां से देखो ये सारी वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये सारी आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि t² जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ के। ठीक, यानी आप देखो कि अगर टाइम का जो स्क्वायर कर दो ना तो डिस्टेंस क्या होंगे? 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी टाइम अगर करोगे अगर 2 सेकंड में आप डिस्टेंस देख रहे हो तो 2 टाइम्स आप क्यूब कर दोगे, तो यानी जितना टाइम बढ़ाओगे उसका 1 गुना ज्यादा आपका रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपका प्रॉपर तरीके से ये इसका डेरिवेशन होता है, ये आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है इसका कभी कभी प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर जो है यहाँ पे आपका जो है समाप्त होता है, इस एंडिंग पॉइंट है ये आपका। तो यहाँ से अब देखो अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ कंसेप्ट देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता क्या है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो है। अभी 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इसको आप जो है पढ़ते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।